हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ब्रजेश पांडे आपको मैं मैथ्स का टीचर हूँ। आपको ये आपका स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है प्री, उसमें दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2। तो GS2 जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। CSAT ये सिविल सर्विस से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है टाइप का। इसमें जो है 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स के आप करीब टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। मैथ्स के करीब 25 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के 20 to 25 के, हिंदी के 20-25 के आसपास, और कम्युनिकेशन के 10 to 15 और रीजनिंग के 10 to 15। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। उसमें 33% आपको लाना ज़रूरी रहता है, तभी आपका जब 33% मार्क्स इसमें अचीव कर पाएंगे तभी आपका GS फर्स्ट पेपर जो जिसमें आपकी मेरिट बनती है तो वो तभी चेक किया जाएगा जब आप इसमें 33% मार्क्स कम से कम ले आएंगे GS सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, मैथ्स के, ठीक है। तो अब मैथ्स के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको वहीं 100% श्योर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। बाकी में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपने अगर थोड़ा सा मेहनत इसमें कर ली और आप केवल मैथ्स इसमें केवल जूनियर से लेके वही 8th 9th 10th की मैथ्स आती, मोस्टली वही अरिथमेटिक आती, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक रहते हैं मैथ्स के। परसेंटेज के क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रहते हैं, बेसिक अलजेब्रा रहती, मेंसुरेशन, वर्क एंड टाइम, और छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जैसे स्पीड वगैरह, स्पीड के क्वेश्चन रहते हैं। तो बड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से इसमें 20 to 30 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आराम से 20 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। बहुत आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कराएंगे, उसके तरीके बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे कैसे जल्दी जल्दी आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये यूपी PCS के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2024 का ये GS सेकेंड वाला जो CSAT था उसके ये मैथ्स के क्वेश्चंस आप करा रहे हैं। आपको 5 इयर्स के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस आपको मैथ्स के हम करा देंगे, उससे आपको हर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। और करीब 125 से 150 से क्वेश्चन उसमें हैं लगभग होंगे, वो सारे हम आपको करा देंगे। और जो भी बेसिक्स हैं वो उसमें आ जाएंगे, वो सारे समझा भी देंगे। तो उसको आप कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सारे टॉपिक भी उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, तो ये 2024 में आया है GS सेकेंड में। द CP ऑफ 40 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द SP ऑफ 30 ऑरेंजेज। मतलब 40 ऑरेंज इतने उसने खरीदे, उतने में 30 ऑरेंज, उतने में ही बेच दिए 10 ऑरेंज उसके पास अभी बचे, इसका मतलब, ठीक है। पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, कितने % प्रॉफिट हुआ उसको, ये पूछ रहा, ठीक। तो क्या करें हम कि 30 ऑरेंज का SP है और 40 ऑरेंज का CP, तो 30 ऑरेंज का SP है, 30 ऑरेंज का CP भी निकाल लें। देखिए सॉल्यूशन क्या करें, लेट CP ऑफ 40 ऑरेंजेज इक्वल टू ₹40। 40 ऑरेंजेज का CP क्या जूम कर लें, ₹40। मतलब एक ऑरेंज का CP 1 रुपये में एक ऑरेंज खरीदा उसने, तो यानी 40 ऑरेंज कितने में मिल गए उसको, ₹40 में। तो 30 ऑरेंज कितने मिलेंगे, देयरफॉर CP ऑफ 30 ऑरेंजेज, एक ऑरेंज 1 रुपये का है, 30 कितने मिल जाएंगे, ₹30 के मिल जाएंगे। और SP ऑफ 30 ऑरेंजेज
30 ऑरेंज जो है कितने बेचेगा, जितने 40 ऑरेंज खरीद रहा था उतने में 30 बेचेगा, यानी ₹40 में बेचेगा। तो 30 ऑरेंज इतने में खरीदे और इतने में बेचे, 30 रुपये में खरीदे, 40 रुपये में बेचे, प्रॉफिट क्या हो गया उसको, देयरफॉर प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, यानी 40 माइनस 30 ₹10 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, कितने रुपए से खर्च लगाए, 30 ऑरेंज खरीदने में 30 रुपये लगाए थे, 40 रुपये उसने मतलब उसको मिल गए बेचने, तो 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा CP पे यानी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए, SP पे कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करेंगे, CP पे, क्योंकि जितना पैसा हमने लगाया था उस पर कितना प्रॉफिट, कितने परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक, लॉस होता तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, नीचे हमेशा CP रहेगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज़ का, CP कितना था 30 ऑरेंज का, ₹30 इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल हुआ, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 33.33%। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, C पार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड इज, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी बता रहा है, इसमें से कौन सी होगी उसकी एवरेज स्पीड। तो उसकी जर्नी जो है, हाफ जर्नी उसने, पूरी जर्नी को क्या यूँ कर लें, X, लेट टोटल जर्नी B S किलोमीटर, राइट। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम फार्मूले इसलिए का क्योंकि बेसिक आपका क्लियर रहे, नहीं तो कैलकुलेशन करके आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत फार्मूले आपको भी बताने जरूरी है ताकि बेसिक आपका सब क्लियर रहे कैसे निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, X किलोमीटर थी, तो X किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टाइम, अब देखिए पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर कर रहा ना, तो स्पीड टाइम क्या होता है, टाइम फार्मूला देखिए यहाँ टाइम फार्मूला लिखे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस उसने 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कवर की, तो पहले हाफ डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा, देखिए डिस्टेंस टोटल कितनी डिस्टेंस X, तो उसकी हाफ कितनी हो जाएगी, X अपॉन 2, समझ रहे, टोटल डिस्टेंस थी X, उसकी हाफ हो जाएगी X/2। और टाइम कितना लग रहा, स्पीड क्या 6 किलोमीटर पर आवर, इसको 6 से डिवाइड कर दें नीचे, अब प्लस दूसरा टाइम जो हाफ डिस्टेंस और बची उसको 3 किलोमीटर डिस्टेंस की स्पीड कवर कर रहा, तो क्या हो जाएगा, X/2 हाफ डिस्टेंस जो बची उसको 3 की स्पीड कवर कर रहा। तो ये हमारा इसको सॉल्व कर लें बस आ जाएगा। तो क्या आया, X अपान ये क्या 6 2 जा 12 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12। ठीक, तो यहाँ तक X ही रहेगा
और ये 6 2 जा 12 तो 2x हो जाएगा। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या आया, x अपान 3x अपान नीचे क्या 12। ठीक, तो x कैंसिल हुआ तो क्या आया 1 अपान ये 3/12 है, 3 4 जा 12 तो क्या आ गया 1 अपान 4। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखिए इसमें सी पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम कर लिया, s किलोमीटर। तो फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपान टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो x है, वही कवर की। अब टाइम पहले हाफ डिस्टेंस उसने इस स्पीड से कवर की, तो पहले आधा डिस्टेंस कवर करने उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम का फार्मूला क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितनी, हाफ, s की हाफ कितनी होगी x/2 और स्पीड क्या है 6 से और डिवाइड कर दिया तो ये x/12 हो गया। अब बाकी डिस्टेंस हाफ और बची है भी, यानी x/2 और उसको इस स्पीड से कवर किया तो अपान स्पीड से डिवाइड कर दिया। ये हमारा होगा x/12, 6 2 जा, ये होगा x/6। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, तो ये 12 बन जा 12, ये x ही रहेगा और ये 2 3 या 6 है तो 6 दूनी 12 तो ये 2x आ जाएगा। तो x + 2x कितना हुआ 3x और अपान 12। ये x और कैंसिल और 3 4 जा 12, 3 चक्कू 12। ये 1 अपान 4 है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट and 21 as remainder, then the number is कह रहा है एक नंबर है उसको 53 से डिवाइड करेंगे तो 34 क्वोशिएंट मतलब आंसर ही आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा नीचे 21, यानी वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। अब जिससे किसको डिवाइजर, किसको क्वोशिएंट, किसको डिविडेंड कहते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक नंबर है 325, इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 4 जा 28, 45 बचा, 4 बचा, अगला 5 उतारा 45 हुआ, फिर 7 6 जा 42 बचा 3। तो ये जो बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर और जो आंसर हमारा ऊपर आता है इसको क्या कहते हैं क्वोशिएंट। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं डिवाइजर और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं डिविडेंड। ठीक, तो इनको मिला सबका एक फार्मूला बनाया गया कि ये डिविडेंड नंबर जो पूछ रहा है कैसे आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्वोशिएंट डिविडेंड यानी नंबर पूछ रहा है, जिस नंबर को डिवाइड किया गया वो नंबर ही पूछ रहा। ये जैसे तो ये डिविडेंड पूछ रहा नंबर, तो कैसे आता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इन प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट हमारा क्या है, जो आंसर आया 34 लिखा 34 एज क्वोशिएंट, 34 इंटू डिवाइजर, डिवाइड किससे किया था वो डिवाइजर कहलाता 53। अब प्लस रिमाइंडर कितना आया था 21। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लें 34 53 को, देखिए 53 और 34, 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21, 3 3 9 और 3 5 15 प्लस कर दें तो 2 10 8 1 1802 हुआ, उसमें 21 और ऐड कर दें 21 तो कितना आएगा 23 18 18 23 यानी डी पार्ट हमारा आंसर आ गया। कितना आया 18 23, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी। ये क्या सेट है, सेट में कितने एलिमेंट्स, ये देखिए कॉमन वाला आगे जो
सेट को हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं या जो भी अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू पावर n। ठीक है, n क्या होता है, n कहाँ है, वेयर n is the number of elements in the set। ठीक, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 टू पावर 3। 2 तो सब में रहेगा ही, और n पे पावर क्या आ जाएगा, जितने इसके अंदर एलिमेंट हैं। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 2 टू पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा कौन सा पार्ट आंसर, ए पार्ट आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। तो कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए बस 2 टू पावर जितने नंबर एलिमेंट्स हों सेट में वही पावर लगा दें। 5 एलिमेंट्स हैं 2 टू पावर 5, 7 एलिमेंट्स हैं 2 टू पावर 7 लगा उसकी वैल्यू निकाल दें, बस वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी in 2 years at 10% per annum या एनुअल इंटरेस्ट इज ₹12, देन फाइंड द अमाउंट। कह रहा कि एक मनी था, कुछ पैसा था, उस पैसे पे 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया और सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा निकला 2 साल का, ₹12, यानी दोनों का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना निकल रहा, ₹12। तो वो प्रिंसिपल यानी जो पैसा अमाउंट, जो पैसा था जिस पे इंटरेस्ट चला वो कितना था। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला होता है। पहले फार्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 टू दी पावर n -1। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। पढ़ा होगा आपने। P क्या होता है, प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है जितने पैसे पे, रेट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम जितने साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही चीज़, P क्या है, प्रिंसिपल जो यहाँ प्रिंसिपल था वही यहाँ, ये रेट जो यहाँ रेट था वही ये, इसमें स्मॉल r करके लिखते हैं। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम, टाइम कितना 2 साल 3 साल जो भी होगा वही n की वैल्यू हो जाती है -1। ठीक, हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस कितना होगा, CI - SI। हमेशा CI ज़्यादा होता है, SI बैंकें जो देती हैं हम लोगों कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट देती हैं वो कैसा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चलने लगता है। एक साल मान लीजिए मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, साल भर में इंटरेस्ट अगर 1100 रुपये इंटरेस्ट 100 रुपये मिला तो 1000 रुपये वो जमा किए थे, अब 100 रुपये जो इंटरेस्ट मिला कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। फिर अगले साल में 1100 रुपये पे इंटरेस्ट चलेगा, समझ रहे। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके लिए प्रिंसिपल वही रहता है, चाहे 10 साल जमा रहे पैसा तो उसमें हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये ही रहेगा। कंपाउंड में प्रिंसिपल हर साल बढ़ता चला जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो उसका पूरा फार्मूला लिखते हैं, क्या, P1 + R/100। R की वैल्यू देखिए गिवन कितनी, 10%, वो लिख दें यहाँ पे 10/100 टू दी पावर n की वैल्यू क्या है, 2 - 1
ये तो हमारा आ गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PRT अपन 100, पी रेट क्या है 10, टाइम कितना 2 ईयर अपन 100। ठीक, इसको अब ये डिफरेंस यहाँ कितना गिवन है दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 12 रुपये, यहाँ 12 लिखते हैं डिफरेंस की जगह पे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पी यहाँ भी और यहाँ भी पी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए 0 0 एक कैंसिल हुआ, तो 10 + 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, 11/10 टू द पावर 2 - 1, राइट। इसमें ऐसा ब्रैकेट लगा दें। ये तो हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और माइनस पी हमने देखिए पूरे में से यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 × 2 = 20/100, राइट। अब देखिए सिंप्लीफाई करें तो P 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121/10 का स्क्वायर 100 -1, राइट। ये वाला ब्रैकेट लगा दें, -20/100, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P इसका एलसीएम ले लेंगे 100, तो आएगा 121 - 100 -20/100, ठीक। यहाँ क्या हुआ, 12, तो और देखें 12 = 121 में से 100 गया तो क्या बचा, 21 21/100 -20/100, ठीक। इसको सॉल्व करके क्या है, 121 में से 100 गया तो 21 आया अपॉन 100, अब ये 20/100। और पी जो बाहर का ब्रैकेट वो भी लिखें, क्योंकि वही तो हमको फाइंड करना ही। तो P 21 में से 20 गया तो क्या बचा, 1/100। अब 100 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 × 100 = P। तो P प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 1200। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आ रहा, बी पार्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या सेल्स 45 पेंस एंड सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंस, व्हाट इज द टोटल लॉस %। ठीक, सूर्या कितने पेन बेचता है, 45 पेंस, और उसको लॉस कितना होता है, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो उसको कितने % लॉस हुआ। ठीक, देखिए सॉल्यूशन, कि 5 पेंस का सेलिंग प्राइस वही ₹45 ही सीधे जूम कर लें। लेट SP ऑफ 45 पेंस इक्वल टू ₹45। एक पेन का सेलिंग प्राइस ₹1, 45 रुपीज़, ठीक। तो SP ऑफ 5 पेंस क्या हो जाएगी, SP ऑफ 5 पेंस कितनी होगी, ₹5। यही हमारा क्या हो गया, लॉस। 45 रुपये पर हमने 45 पेंस 45 रुपये बेचे, तो उसमें लॉस कितना हो गया, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो 5 का लॉस हुआ, तो यानी CP क्या रहा होगा, देयरफॉर CP क्या रहा होगा, बताओ CP क्या होता है, SP प्लस लॉस, ठीक। यानी 45 + 5 ₹50 में उसने ख़रीदे होंगे। 45 पेन कितने खरीदेंगे, 45 के, सारी 50 खरीदे होंगे या 45 में दिए, तो 5 रुपये की लॉस हो गया। तो लॉस % क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉस % क्या होता है, लॉस अपॉन CP × 100, ठीक। लॉस कितना हुआ, 5 रुपये, CP कितना था, 50 रुपये × 100, ठीक। 52 × 100 और 5 2 = 10%,
इतना लॉस हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? ए पार्ट। ठीक, आ रहा समझ में? आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम चैनल को, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने वीडियो बनाएं तो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। अब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये है कि आप 100% मैथ्स क्वेश्चन तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बाकी आपके दो चार 10-5 नंबर तो और इधर से आ ही जाएंगे, तो बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेंगे पेपर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 times more than that of B. Both of them together can complete a work in 15 days. In how many days will A alone complete the work? That work. ठीक, क्या कह रहा क्वेश्चन कि ए की वर्किंग कैपेसिटी है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है, 3 times more। ठीक, ए से 3 गुना ज़्यादा काम करता है, ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा काम करता है, और दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? 15 डेज में। तो कह रहा कि अगर ए अकेले वर्क करे, बी ना करे साथ, केवल ए करे अकेले, तो कितने दिन उसको लगेंगे वर्क को पूरा करने में? ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो हमने जूम किया कि x जो है ए x डेज में कंप्लीट करेगा वर्क। लेट ए कंप्लीट द वर्क इन x डेज। ठीक, तो ए एक दिन में कितना काम कर पाएगा? देयरफॉर एज 1 day वर्क। कितना होगा? 1/x। पूरा वर्क x डेज करता है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/x। उसी तरह से बीच 1 day वर्क क्या हो जाएगा? इसका 1/3 यानी 1/3x। 1/x था, इसको 3 से और डिवाइड कर दिया, इतना वर्क कर पाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? दोनों काम को ऐड कर दें, 1/x प्लस 1/3x। ठीक, और दोनों मिलके 15 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/15। पूरा काम 15 डेज करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलके कितने, एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? पूरे वर्क का 1/15 पार्ट कर पाएंगे, तभी तो 15 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमने जो जूम किया उसके हिसाब से एक दिन का काम है दोनों का, और ये जो दिया उसके हिसाब से एक दिन का काम है दोनों को इक्वल पुट कर दें। तो इसका एलसीएम क्या ले लें? इधर 3x, तो ऊपर आएगा 3 + 1, और इधर 1/15, तो 4/3x इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x, और उधर 4 × 15। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो x की वैल्यू निकालनी तो क्या करें? 4 × 15, अब 3 इधर जो है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 5 = 15, अब 4 × 5 = 20 डेज। ठीक, अगर ये अकेले काम करे तो कितना टाइम लगेगा उसको? 20 डेज में पूरा काम कर लेगा। ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आसान तरीका। इस तरह स्पीडी करेंगे तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं, आप लोग सीधे कैलकुलेशन करके जरा फटाफट आंसर निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹196 is distributed in 300 children. If girls gain ₹1 and boys 50 पैसा, then what is the number of boys? ठीक, 300 बच्चे थे
उनमें कितने रुपये बांटे गए 196। तो 1-1 रुपया सबको मिल नहीं सकता, क्यों 300 रुपये हों, 300 बच्चे हों तब 1-1 मिल पाएगा। तो क्या हुआ, गर्ल्स को तो 1-1 रुपया दे दिया गया, लेकिन जो बॉयज़ थे उनको केवल 50-50 पैसे दिए गए। तो कह रहा कितने बॉयज़ घूम रहे होंगे, तो उनको एज्यूम कर लें, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। ठीक, तो x बॉयज़ कितने रुपये मिलेंगे, एक बॉयज़ कितने पैसे मिलते हैं 50 पैसे। तो x बॉयज़ कितने मिल जाएंगे 50 इंटू x पैसे, और ये पैसे हैं तो इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें। तो यानी x बॉयज़ को टोटल इतने रुपये मिलेंगे। और गर्ल्स कितनी बची, टोटल बच्चे कितने थे 300, तो उसमें गर्ल्स कितनी बची 300 में से जो बॉयज़ x हमने यूँ किए वो माइनस कर दें, इतनी गर्ल्स बची। ठीक, हाँ, तो अब गर्ल्स को 1 रुपया मिल रहा तो इसको 1 से सीधे मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल अब ये बॉयज़ को इतने रुपये मिले, इतने रुपये टोटल गर्ल्स को मिले, तो टोटल रुपये हैं कितने 196 की इक्वल कर दें। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें। तो 0 0 कैंसिल हुआ, 5 2 या 2, तो क्या आया x/2 प्लस 300 माइनस x इज इक्वल टू 196। अब देखिए इसको सॉल्व करें, x को उधर ले जाएं और 196 को इधर लाएं, तो क्या होगा 300 माइनस 196 इज इक्वल टू x माइनस x/2। ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x/2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 196 उधर लाएगा तो माइनस 196, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 104। x में से हाफ x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 208 इज इक्वल टू x। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने आ गए 208। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा था, वही हमने जूम कर लिए थे, तो 208 बॉयज़ हो गए। कौन सा पार्ट आ गया आंसर, ये देखिए डी पार्ट में 200 है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, x-4 एंड 2x-1 आर द फैक्टर्स ऑफ विच पॉलिनोमियल्स। ये 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, तो कह रहा है इन चारों पॉलिनोमियल से ये 2 फैक्टर दिए हैं, ये किसके फैक्टर हैं, चारों में से इसके फैक्टर हैं, इसके हैं या इसके या इसके। तो कैसे चेक करेंगे, फैक्टर का मतलब क्या, तो फैक्टर से अगर डिवाइड किया जाए पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। तो एक रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें क्या होता है कि इससे x वैल्यू निकाल के रख के देखें अगर 0 आता है तो फैक्टर होगा। तो क्या होगा, जैसे पहला फैक्टर क्या है x-4, इसको हम 0 कर दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब ये इसकी वैल्यू 4 जो है पुट करके देख लें a में पुट करके पहले देख लें। a क्या है हमारा 2x3, तो 2 और x की जगह क्या रख दें 4, जो पावर लगी 3 वैसे लिखकर रख दें, -7 x² 4 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे 4, और -5x -5 इंटू 4 और +4। इसको सॉल्व करके देखें तो 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 2 जा 128 हुआ, और ये 4 4 जा 16 और 16 7 जा 112, और 5 4 जा 20 और +4। तो ये और ये 2 प्लस के दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा 132, और ये दोनों माइनस के इनको ऐड करें तो 132 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए हमने पहले वाले में पुट किया क्या, ये वाला फैक्टर x-4 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 आया, जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 पुट किया तो हमारा क्या आंसर आ गया 0। तो यानी
ये वाला इसका फैक्टर तो होगा, अब दूसरा भी वाला भी चेक करना पड़ेगा। नाउ 2x माइनस 1 इसको 0 पुट करें तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 1 और x इक्वल टू 1/2। अब जहाँ जहाँ x है इसी वाले पहले वाला चेक किया था, इसी में x की जगह क्या पुट करके देख लें हाफ। तो देयरफॉर 2 × 1/2 पावर 3 एस क्यू है। तो जो पावर x ये तुमने 1/2 लिख दिया, पावर जो लगी वही लगी रहेगी -7 x² मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब -5 × 1/2 और +4 इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 × 2 2 या 4 2 या 8 यानी 1/8 -7 और 2 दूनी 4 -5/2 +4 ठीक 2 चक्कू 8। तो 7 में से 1 गया क्या बचा 6 -6/4 -5/2 +4 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे ठीक है। क्या आएगा देखिए 2 चक्कू 8 अच्छा ऊपर 1 ही बचा, ये तो कट गया 2 दूनी 2 चक्कू 8 केवल ऊपर 1 बचा 1/4 ठीक। इन दोनों का एलसीएम क्या ले लें, यहाँ 4 है -1/4 क्या किया था हमने, हाँ सही किया था। 7 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा था -6/4 ठीक तो है। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं किससे 2 3 या 6 और 2 2 जा तो क्या आया देखिए -3/2 -5/2 और +4 दोनों देखिए दोनों का एलसीएम सेम है 2, दोनों को ऐड करें दोनों निगेटिव से दोनों ऐड होकर क्या आएंगे -8/4 8/2 +4 यानी -4 +4 = 0। तो पहले से ही देखिए आंसर आ गया एक्स बाई रूम ने ये इससे निकाली 4 निकली वो रख के इसमें देखी तो 0 आया। अब इससे बाई रूम ने एक्स निकाली 2x - 1 = 0 पुट करके एक्स बाई रूम हाफ आई, वो भी इसी में रख के देख ली उसको ही सॉल्व करके 0 आ गया। तो इसका मतलब पहला पार्ट आंसर होगा, ए पार्ट जो है वो उसी के दोनों फैक्टर हो जाएंगे।